हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे। बच्चों आज हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और जो कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हमने निकाला था, प्रूव करा था। और लाइक हमने ग्राफ भी प्लॉट करे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बहुत ही बढ़िया सा सेगमेंट है वो, और जिसपे कि आपको काम करना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हुए जो है बहुत कुछ आज हम लोग क्वेश्चंस वगैरह उस पर करेंगे। बिकॉज ये वैसा सेगमेंट है, गॉस लॉ में अगर देखा जाए तो ये वैसा सेगमेंट है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल। और स्फेरिकल सेल इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और जहाँ से कि सवाल जो है आते हैं, ठीक है ना। चाहे आप जेई का एग्जाम ले लो, मेंस एडवांस दोनों का हम बात कर रहे हैं, चाहे आप नीट का बात कर लो, एम्स का बात कर लो, तो क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे इससे आए हैं। तो एक बड़ा ही बढ़िया सा सेगमेंट है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिकली इस पे क्वेश्चंस जो है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर। तो बस कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को जो है वॉच करें, ठीक है ना। चलिए बेटा, ये हमने पिछले ही क्लास में डिराइव कर रखा था। अगर आप लोग पिछला लेक्चर अगर देखा होगा आपने, तो उसमें मैंने ये डिराइव कर रखा है। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, डायरेक्ट इस लेक्चर को वॉच कर रहे हैं, तो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि गो फॉर दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन आफ्टर आप जो है इस वीडियो में एंटर करो, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है बच्चा, बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हमने ना दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो कंसिडर करा है। लाइक दोनों जो है डिफरेंट पोलैरिटीज के हैं। पहला जो है जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है एट द सेम टाइम। दूसरे वाले केस में जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमने कंसिडर करा है ना, वो आपका यूनिफॉर्मली तो चार्ज्ड है और साथ साथ जो है निगेटिवली चार्ज भी है। मतलब कि निगेटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। क्या कोई दिक्कत? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। पहले वाले के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो प्लस रो दिया हुआ है, और दूसरे वाले का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो माइनस रो दिया हुआ है। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा। मैंने कहा कि बेटा अगर हम इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो विदाउट एनी डाउट आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपने पिछले ही क्लास में डिराइव कर रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपने बता रखा है सर रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बाय दैट रिजल्ट हम लोग बात कर लेंगे कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वो आपका रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या कोई दिक्कत? मैंने कहा ये तो स्ट्रेंथ का हमने बात करा। जब हम डायरेक्शन पे आएंगे बच्चा, तो किसी भी पॉजिटिवली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से अगर हम बात करें तो सेंटर से अगर किसी डिस्टेंस पे अगर हम बात करें लाइक सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट कंसिडर करा है और वो पॉइंट उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है। इनफैक्ट मैंने करा ये है कि इस बारी ना हम ना पोजीशन वेक्टर डिक्लेयर करते हैं। लाइक मैंने एक पॉइंट कंसिडर करा है इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, और जिसका जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर के रिस्पेक्ट में वो आर है। माने आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि पहले वाले केस में जैसा कि आपको दिख रहा होगा पॉइंट हमने कंसिडर करा है जिसका कि पोजीशन वेक्टर आर है रिलेटिव टू द सेंटर। तो मैंने कहा जब चार्ज पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका रेडियली अवे होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फील्ड लाइंस को जो है वो डिनोट करता है, लाइक डोनेट करता है। माने फील्ड लाइंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। तो मैंने कहा कि इस पॉइंट पे बच्चा जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली अवे होगा। रेडियली अवे का मतलब कि सेंटर से रेडियल लाइन के डायरेक्शन में होगा, बट अवे होगा कुछ ऐसा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। दूसरे वाले केस में जब हम बात करें मैंने जो है नेगेटिव चार्ज कंसिडर करा है। इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका एक्सेप्टर होता है फील्ड लाइंस का। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, माने सेंटर के तरफ होगा। क्या कोई दिक्कत? तो जैसा कि दोनों फिगर में आपको दिख रहा है बच्चा, पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है, और दूसरे वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोजीशन वेक्टर के क्या है आपका एंटी पैरेलल है। बच्चा अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ तो दिख ही रहा होगा रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टरली अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो मैंने कहा कि वेक्टरली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो पॉजिटिव वाले केस में हम लोग रो इंटू वेक्टर आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे, जहां वेक्टर आर क्या है बच्चा? पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट का इनसाइड
और द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो मैंने कहा कि वेक्टरली हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पोजीशन वेक्टर के क्या है, आपका पैरेलल है, जो कि दिख भी रहा होगा आप लोग को। दूसरे वाले रिजल्ट में हमने क्या कहा कि नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब अगर हम पॉइंट कोई कंसीडर करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पोजीशन वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। पोजीशन वेक्टर के एंटी पैरेलल कहने का मतलब क्या कि अगर पोजीशन वेक्टर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एंटी पैरेलल, मतलब कि इधर जस्ट ऑपोजिट। तो दैट्स व्हाई हमने ये रिजल्ट यूज करा है माइनस रो इंटू आर अपॉन क्या आपका 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखना बच्चा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोले हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दो डिफरेंट केसेस के साथ। अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप रो इनटू वेक्टर r by 3 एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए। अगर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो माइनस रो इनटू वेक्टर r by 3 एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए। जहां पे r क्या है, तो r है आपका पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो जल्दी से। हो गया? ये रिजल्ट मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में प्रूव कर रखा था, बस इसको हम वेक्टर फॉर्म में जो है वो यूज करे हैं। माने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वेक्टर फॉर्म में लाइक इस तरह से रखा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। जल्दी करिएगा बच्चों। चलो अब देखिएगा बच्चा, ध्यान देना आप लोग, देखोगे, गौर करना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कह रहे हैं कि बच्चा है ऐसा कि एक क्वेश्चंस में दे रहा हूं आप लोगों को कि हमारे पास ना एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस रो के रूप में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर मैं एक नॉन कॉन्सेंट्रिक, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर मैंने एक नॉन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी क्रिएट करा है। नॉन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी क्रिएट करा है। अब कितने लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये नॉन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी क्या है सर? तो मैं बता दूं कि पहला बात तो कि कैविटी का मतलब यहां पे ये हुआ कि एक स्फीयर के शेप का, एक स्फीयर के शेप का जो हिस्सा है मैंने ड्रिल करके बाहर निकाल दिया है। स्फीयर के शेप का एक हिस्सा है जिसको मैंने क्या करा बेटा, ड्रिल करके बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, ठीक है ना। सवाल मेरा ये है कि इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? शुड आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन? क्वेश्चन में यही है बच्चा कि स्फेरिकल कैविटी जो कि नॉन कॉन्सेंट्रिक है, तो बेटर होगा हम लोग वर्ड यूज कर लें कि नॉन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी इज क्रिएटेड इनसाइड अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो सवाल मेरा यही है कि जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, भले ही मैंने इसको रिमूव करा है, आपका बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये जो पार्ट बच गया बेटा, रिमेनिंग वाला जो पार्ट बच गया, डेफिनेटली उस रिमेनिंग पार्ट की वजह से कैविटी के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? यहां पर मैंने एक चीज दे रखा है कि जो कैविटी का जो सेंटर है और जो ओरिजिनल स्फीयर का जो सेंटर है, दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने दे रखा है क्या आपका d। क्या कोई दिक्कत? अब देखना बच्चा, मैंने कहा कि ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। कहोगे कि सर बनाएंगे कैसे? कहोगे कि सर इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, कैसे अप्रोच कैसे लेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। कह रहे हैं कि जो स्फेरिकल कैविटी हमने क्रिएट करा है ना, जो स्फेरिकल कैविटी मैंने क्रिएट करा है इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, थोड़ा सा ना सोच लो, ऐसे सोच लो, ऐसे सोचो जरा कि अगर ये कैविटी नहीं होता, माने अगर ये कैविटी नहीं होता, क्योंकि हमारा फाइनल टारगेट क्या है, जरा सोचो,
फाइनल टारगेट यही ना है यार कि इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे रिमेनिंग ये रिमेनिंग जो हिस्सा बच गया है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना होगा लाइक कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं ना कि जो कैविटी जो क्रिएट हुआ है ना उसके अंदर हम लाइक सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सेम मटेरियल का एक स्फीयर डाल देते हैं। जो कैविटी क्रिएट हो रहा है या किया गया है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं एग्जैक्टली उसी शेप का, उसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, ठीक है ना, हमने एक स्फीयर उसके अंदर डाल देते हैं। तो जैसे ही उसी शेप का, उसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, उसी मटेरियल का लाइक हम स्फीयर डालेंगे, क्या ये कंप्लीट स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अब जब कंप्लीट स्फीयर में कन्वर्ट हो गया तो डेफिनेटली मुझे स्फीयर के इस कैविटी के अंदर जो कि हमने स्फीयर उसके अंदर डाल रखा है, माने कि इस स्फीयर के अंदर, इस छोटे से स्फीयर के अंदर जो कि कैविटी के रूप में एक्चुअली में है, लाइक किसी पॉइंट पे से दिस पॉइंट पे यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब कहोगे सर हम कैसे निकालेंगे यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या लगता है आपको ये जो स्फीयर मैंने इसके अंदर ले जाके डाला है उस स्फीयर के वजह से इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस रिमेनिंग पार्ट के वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सुपरपोजिशन है क्या वो पूरे स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम उसके अंदर जाकर के कैविटी के अंदर जाकर के सेम पोलैरिटी का अगर स्फीयर एक डाल दें तो मैंने कहा कि ऑब्वियस है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से यहां पे होगा और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिमेनिंग पार्ट के वजह से यहां पे होगा, दोनों का जो वेक्टर सम होगा क्या वो पूरे स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं सर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने कहा कि उस तरह से अगर हम चाहें तो माने कि रिमेनिंग की वजह से यहां पे प्लस इस छोटे से स्फीयर की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कंप्लीट स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो उस हिसाब से अगर हम चाहें तो रिमेनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कहोगे सर कैसे निकालेंगे सर? तो ऐसे लिख देंगे ना, बहुत बढ़िया से, बड़े ही प्यार से हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग स्फीयर इज इक्वल टू, कहोगे सर बड़े ही प्यार से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, E ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, E ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर या होल स्फीयर बोल सकते हो, ठीक है ना। और माइनस साइन के साथ हम लोग लिख सकते हैं लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल स्फीयर जो मैंने डाला है उस कैविटी के अंदर, तो E ड्यू टू स्मॉल स्फीयर। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना, स्मॉल स्फीयर। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना। कहोगे सर अब क्या करेंगे? फाइनली हमें यही निकालना बेटा, रिमेनिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो रिमेनिंग की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। जो रिजल्ट यहां से आएगा वही रिजल्ट जो है कैविटी के साथ आएगा, जो कैविटी बना है। तो मैंने कहा कि कैविटी के साथ भी वही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि कैविटी के केस में क्या होगा कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, डायरेक्ट रिमेनिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वही हमें पता चल जाएगा। तो एग्जैक्टली हमारा टारगेट ये रिमेनिंग वाला है कि रिमेनिंग की वजह से, इसके वजह से इस छोटे से स्फीयर जो कि एक्चुअली में कैविटी है के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए मैंने ये करा है, ठीक है ना, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब कहोगे सर देन नाउ, तो कुछ नहीं, अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग। अब सुनना बेटा, एक्चुअली में यहां जो कंप्लीट स्फीयर है और जो स्मॉल स्फीयर है, दोनों ही के लिए जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो पॉइंट दोनों स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो पॉइंट P है इस छोटे से स्फीयर के अंदर है और सेम पॉइंट P जो है ये बड़े स्फीयर के भी अंदर है। मानिए तो तय हो गया कि जो पॉइंट है दोनों स्फीयर के लिए इनसाइड है, उसके अंदर है, तो इनसाइड वाला कुछ रिजल्ट जो है यहां लगने वाला है। तो आप सबसे पहले ऐसा कर लो कि आप उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिक्लेयर कर लो दोनों स्फीयर्स के सेंटर के रिस्पेक्ट में। माने ओरिजिनल स्फीयर या कंप्लीट स्फीयर के सेंटर के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि इसका जो पोजीशन है वो R1 है और जो कैविटी वाला जो पार्ट है या जो छोटा जो स्फीयर जो हमने डाला है उसके अंदर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी जो पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या आपका R2, और ये D जो है पहले से दे रखा है। तो ऐसा करते हैं एक एरो यहां भी मार देते हैं, क्या कोई दिक्कत? अब जरा देख लेना
कि आपको यहाँ पे जो है एक वेक्टर ट्रायंगल दिख रहा होगा, माने ट्रायंगल लॉ जो है यहाँ वेक्टर का हम लोग बड़े ही प्यार से यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि जो वेक्टर d है और जो वेक्टर r2 है, ये दोनों वेक्टर्स जो है ऑर्डर में है और इन दोनों को ऑर्डर को ब्रेक करने के लिए r1 अवेलेबल है, माने r1 जो है वो रिजल्टेंट का काम करेगा। तो बड़े ही प्यार से हम लोग चाहें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं लाइक r1 इज इक्वल टू लाइक वेक्टर d और प्लस क्या आपका r2, माने r1 इज इक्वल टू वेक्टर d प्लस r2, या फिर चाहे तो यहां से हम लोग d भी निकाल सकते हैं और वेक्टर d इज इक्वल टू आ जाएगा r1 माइनस क्या आपका r2। तो हमें वेक्टर d जो है वो मालूम हो चुका है, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर क्या आपका r2। अब कहोगे कि सर हमारा जो टारगेट था वो यही था कि रिमेनिंग की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ठीक है ना, आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब लिख रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर। तो कंप्लीट स्फीयर के अंदर ये पॉइंट है जिसका कि पोजीशन वेक्टर सेंटर के रेस्पेक्ट में r1 है। तुरंत मैंने एक फॉर्मूला डिराइव करा है अभी, रो इंटू r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बड़े ही प्यार से हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू r के जगह हो जाएगा r1 और डिवाइडेड बाई क्या आपका 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ अगर हम बात करें तो कैविटी जो है वो एक्चुअली में एक स्फीयर के ही रूप में है, तो इसकी वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी पॉइंट P उस स्फीयर के अंदर ही, स्फीरिकल कैविटी के अंदर ही है। तो मैंने कहा कि यहां पे बड़े ही प्यार से हम लोग लगा सकते हैं रिजल्ट इनसाइड वाला ही, बस यहां पे हो जाएगा रो और इंटू r के जगह हो जाएगा r2 एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे लिख सकते हैं 3 एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट दोनों में जो है वो कॉमन टर्म है, तो बाहर निकाल लेते हैं। माने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिमेनिंग के वजह से, देखोगे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग, तो रिमेनिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें हम लोग रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाल लिया। अब अंदर कितना बचा, तो अंदर में बच जाएगा r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। अब जैसा कि आपको दिख रहा है r1 माइनस r2 ये किसके बराबर है आपका, तो वेक्टर d के इक्वल है। तो लिख दीजिए यहां पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग, तो रिमेनिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और इनटू वेक्टर किसके आपका d के। तो रिमेनिंग की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे, और वो आया है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आपका d। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चा, रो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट है, जैसा कि आपको दिख रहा है 3 एंड एप्सिलॉन नॉट ये बोथ आर कांस्टेंट टर्म्स। तो बचा आपका वेक्टर d। वेक्टर d है क्या यहां पे, वेक्टर d यहां पे क्या है बच्चा, तो वेक्टर d यहां पे है लाइक पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ कैविटी, position vector of the center of cavity relative to the center of non conducting sphere या ओरिजिनल स्फीयर, ठीक है ना। तो ओरिजिनल स्फीयर के सेंटर से जो स्फेरिकल कैविटी का जो सेंटर है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपका d। अब आप देख सकते हो बच्चा इस d को, इस वेक्टर d को जो कि आपको दिख रहा होगा ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर d को इस पॉइंट से कोई कंसर्न ही नहीं है, ये पॉइंट कैविटी के अंदर कहीं भी रहे वेक्टर d पे कोई चेंज नहीं आने वाला है, जो वेक्टर d है वही रहेगा वो पॉइंट कैविटी के अंदर चाहे जहां हो। क्या कोई दिक्कत, इससे ये प्रूफ होता है बच्चा कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर एक स्फेरिकल कैविटी क्रिएट किया जाए तो उस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑब्वियस है रिमेनिंग पार्ट के वजह से ही होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक उस पॉइंट के लोकेशन से जो कि इनसाइड है से इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब यह है कि कैविटी के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो यूनिफॉर्म होगा बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड क्या आपका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायरेक्शन भी क्या होगा आपका फिक्स होगा। क्या कोई दिक्कत,
इस केस में अगर आपसे कोई कह दे, चूंकि ये जेई का सवाल भी है, जेई एडवांस में ये क्वेश्चन जो है दो अलग अलग ईयर्स में आ चुका है, बस स्टेटमेंट्स जो है वो अलग अलग थे, कॉन्सेप्ट वही था, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा कि अगर इस केस में आपसे कोई कह दे, 4 ऑप्शन दे दे और पूछ दे आपसे क्या होगा, तो ध्यान रखना किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर एक नॉन कॉन्सेंट्रिक कैविटी क्रिएट किया जाए, नॉन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी क्रिएट किया जाए, तो उस स्फेरिकल कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहला तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि डी का वैल्यू तो यहां जीरो है नहीं, तो नॉन जीरो होगा और साथ ही साथ यूनिफॉर्म होगा। नॉन जीरो होगा, यूनिफॉर्म होगा। ध्यान रखना, नॉन जीरो कहने का मतलब समझ में आ रहा है, डी का कुछ वैल्यू होगा, और यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि जो स्ट्रेंथ होगा फील्ड का, जो डायरेक्शन होगा फील्ड का, वो दोनों क्या होगा आपका हर एक जगह पे इक्वल होगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे इस रिजल्ट को, जल्दी करोगे, और इसको दिमाग में भी रखना है बेटा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर डी। जल्दी करो, फास्ट। चलिए देखोगे ध्यान से, ये तो तब जब नॉन कॉन्सेंट्रिक कैविटी हमने क्रिएट करा, ठीक है ना, जब हमने नॉन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी क्रिएट करा तब का बात था यहां पे, ठीक है। रिजल्ट तो खैर वही लगेगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर डी, जहां वेक्टर डी जो है वो सेंटर, कैविटी के सेंटर का पोजीशन है रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ ओरिजिनल स्फीयर, जिससे कि कैविटी बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो प्लस रो, और मैंने किया यह है कि इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी बना दिया है। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी मतलब समझ में आ रहा है, माने कि दोनों का, स्फेरिकल कैविटी का और जो ओरिजिनल स्फीयर है, दोनों का जो सेंटर है वो कॉमन है, माने एक ही जगह पे, कहीं यहां पे है, तो कॉमन सेंटर के साथ मैंने कैविटी क्रिएट कर दिया कुछ ऐसा। अब अगर आपसे कोई कह दे कि जरा अब बताइए तो कि इस केस में कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा कि दोनों का जो सेंटर है सेम जगह पे है, इसका मतलब चूंकि रिजल्ट हम लोग वही वाला यूज करने वाले हैं, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड माने ई इनसाइड कैविटी, ई इनसाइड कैविटी, जो रिजल्ट हमने भी डिराइव करा है बेटा वो यही था, लाइक रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और इनटू वेक्टर क्या आपका डी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो डी है, इस केस में डी का वैल्यू आपका 0 है, जो डी आपको दिख रहा है बेटा, इस डी का जो वैल्यू है वो आपका 0 है, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहां पर डिस्टेंस दोनों सेंटर्स के बीच में, तो जब डिस्टेंस 0 है माने ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका 0, माने उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड कैविटी, माने कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा वो 0 होगा। तो ध्यान रखना कि अगर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी बनाते हैं तो उस कैविटी के अंदर हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा और साथ ही साथ यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा और साथ ही साथ यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? तो इस पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा। बड़ा ही फेमस सवाल है ये, दोनों का दोनों क्वेश्चंस, दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट्स, बहुत बारी ये क्वेश्चंस जो है इस तरह से रिपीट किए गए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में रखना, ठीक है ना। जल्दी करो, हो गया? चलो चलो, अब इतना जब कर लिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल को और लिफ्ट कर लेते हैं। और देखिएगा ध्यान से, इस बारी क्या है, इस बारी क्या है ना कि थोड़ा सा जो है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला देते हैं कि हमारे पास ना एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो, और अगेन एक दूसरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो। ध्यान देना, माने दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास है, और दोनों का जो पोलैरिटी है वो आपका ऑपोजिट है, माने एक जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ है और दूसरा जो है नेगेटिव पोलैरिटी के साथ है। अब सवाल ये है कि ये जो कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन है, ये वाला दिस, ये जो कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन है, ये जो दो कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन है, इस कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन में
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन में। कहोगे सर कैसे बनाएंगे, सर कैसे सोचेंगे? तो कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगेन मैंने कहा कि बेटा हम ना इसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है ना। मैंने कहा कि इस कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन के अंदर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और नाम दे देते हैं क्या आपका पी। अब जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चा, ये जो कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन है वो लाइक इसके लिए अगर बात करें तो इनसाइड वाला हिस्सा है, और इस स्फीयर के लिए भी अगर बात करें तो इनसाइड वाला हिस्सा है, ठीक है ना। तो अगर मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जा रहा है तो मैंने कहा कि मान लेते हैं इसका सेंटर आपका C1 है, मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है वो आपका C2 है, मान लीजिए C1 के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है R1, C2 के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसको हम लोग खुद से अज्यूम कर लेते हैं वेक्टर क्या आपका D। क्या कोई दिक्कत? अगेन जैसा कि आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल लॉ यहां पे, ठीक है ना, ऑर्डर में है, ठीक है ना। D और R2 जो है वो ऑर्डर में है और R1 उसके ऑर्डर को क्या कर रहा है आपका ब्रेक कर रहा है। तो अगर R1 इसके ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली R1 जो है वो रिजल्टेंट का काम करेगा। तो एग्जैक्टली हम लोग करते हैं यहां पे ये है बच्चा कि D और R2 के ऑर्डर को R1 ब्रेक कर रहा है, तो बड़े ही प्यार से हम लोग लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू D और प्लस क्या आपका R2। यहां से अगर हम चाहें तो D का वैल्यू निकाल सकते हैं, D का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा आपका R1 माइनस क्या आपका R2। तो D हमारा निकल गया R1 माइनस R2। अब कहोगे सर अब क्या करेंगे, तो मेरी बात ध्यान सुनना, यहां कोई कैविटी क्रिएट नहीं किया गया है, दो स्फीयर हैं, दोनों स्फीयर जो है कॉमन इंटरसेक्टिंग रीजन में इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं यहां पे, उस इंटरसेक्टिंग रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। कंडीशंस दिए हुए हैं, एक जो है प्लस साइन के साथ है, दूसरा जो है वो माइनस साइन के साथ है, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो आपका D है, वेक्टर के रूप में उसको हम लोग वेक्टर D कह लेते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब आप कहोगे सर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे निकालेंगे सर? तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से होगा। माने अगर हमें पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, दैट इज E नेट, तो E नेट बराबर आप कहोगे सर दोनों की वजह से होगा, इसके वजह से भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस रो, और प्लस साइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या आपका माइनस रो, ठीक है ना। यहां पे कोई कैविटी क्रिएट नहीं हुआ, ध्यान रखना। तो पहला तो कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दूसरा तो कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। तो अब यहां पे बड़े ही प्यार से हम लोग रिजल्ट यूज कर सकते हैं, माने E नेट इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस रो, तो रो वाले के कारण लिखते हैं यहां पे रो इंटू वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई आपका 3 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो, तो ये हो जाएगा माइनस रो और इनटू आपका R2 डिवाइडेड बाय क्या आपका 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत? चाहे तो हम लोग यहां पे रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहां से रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके बाहर निकाल लें तो जो रिजल्ट हमारे पास होगा वो आपका हो जाएगा R1 माइनस क्या आपका R2। क्या कोई दिक्कत? तो R1 माइनस आपका R2। अब ये जो R1 माइनस R2 है वो किसके इक्वल है बेटा? D के इक्वल है। तो वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, माने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का निकल के आया जैसा कि आपको दिख रहा होगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर क्या आपका D। अगेन सेम रिजल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉमन इंटरसेक्टिंग स्पेस में, इस कॉमन इंटरसेक्टिंग स्पेस के अंदर कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका नॉन जीरो होगा और साथ ही साथ यूनिफॉर्म होगा, बशर्ते ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, और दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ हो, उस केस में फिर दिक्कत होगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लोगे, जल्दी करो। जल्दी करोगे, फास्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में एंटर करेंगे कुछ एक क्वेश्चंस और करने के बाद, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। ऐसा है कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जैसा कि आपको दिख रहा है, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है बेटा
वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना दे रखा है इसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है प्लस रो 10, ठीक है ना। अब इसमें मैंने करा ये है कि इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से मैंने एक स्फेरिकल पोर्शन को रिमूव करा है, या यूं कह लेंगे कि स्फेरिकल कैविटी क्रिएट करा है हमने, ठीक है ना। एक स्फेरिकल कैविटी हमने क्रिएट करा है। अब जैसे हम लोग स्फेरिकल कैविटी क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया 10, ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया स्फेरिकल कैविटी क्रिएट करने के बाद, उसके वजह से आपको इस पॉइंट P पे, कोई पॉइंट P कहीं यहां पे है 10, पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? अब ये जो डिस्टेंस है, ओरिजिनल सेंटर हमारे पास मान लेते हैं कि दिस इज द ओरिजिनल सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना, C, और जो कैविटी का जो सेंटर है इसको हम लोग बोलते हैं C', ठीक है ना, ध्यान देना। तो मैंने कहा कि ओरिजिनल सेंटर से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं 2r, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं 2r। कहोगे सर यहाँ पे r क्या है सर? तो बेटा यहाँ जो r दिख रहा है ना आपको, r जो है ये रेडियस है इस कंप्लीट स्फीयर का, माने ये पोर्शन जो दिख रहा है ना आपको, ये है आपका r रेडियस, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये कैविटी कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया है ना बच्चा, कि इस कैविटी का जो डायमीटर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस कैविटी का जो डायमीटर है वो ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस है, ठीक है ना। कैविटी का जो डायमीटर है वो ओरिजिनल स्फीयर का क्या है, आपका रेडियस है। अब सवाल फिर से वही है कि रिमेनिंग पार्ट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अभी कुछ देर पहले जो हमने क्वेश्चंस करा था उसमें कैविटी तो हमने क्रिएट करा था, स्फेरिकल कैविटी क्रिएट करा था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैविटी के अंदर ही आपसे पूछे कितना होगा, ठीक है ना। बट इस बार क्या हो रहा है कि कैविटी हमने क्रिएट तो करा है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिमेनिंग पोर्शन की वजह से वो हमें बाहर निकालना है, स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है। तो कहोगे सर ऐसे क्वेश्चंस को सर हम कैसे बनाएंगे, सर कैसे अटेम्प्ट लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? तो बस सिंपल से अप्रोच जो भी मैंने बताया है कुछ देर पहले, उसी तरह से हम लोग इसको भी बनाने वाले हैं, ठीक है ना। माने यहाँ पे करना क्या है, जैसे जो कैविटी हमने क्रिएट करा है यहाँ पे स्फेरिकल कैविटी, क्या करते हैं एग्जैक्टली उसी साइज का और जिस पोलैरिटी का कंप्लीट स्फीयर है, उसी साइज का मैंने एक स्फीयर जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम उस कैविटी के अंदर डाल देते हैं। तो अगर उस कैविटी के अंदर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर डाल दिया जाए तो डेफिनेटली ये जो छोटा सा जो स्फीयर है जिसको मैंने रिमूव करा है और ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट है, ये दोनों मिलके यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, आपका इक्वल होगा। माने इस जगह पे अगर हमें रिमेनिंग पार्ट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कह दिया जाए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, तो आप कहोगे सर वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर एंड माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्फीयर जो मैंने कैविटी के अंदर प्लेस करा है, ठीक है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्फीयर, ठीक है ना बच्चा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा ये जो पॉइंट है वो इस छोटे से स्फीयर के भी बाहर है और बड़े स्फीयर के भी बाहर है। माने ये तो तय हो गया कि आउटसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला हमें चाहिए होगा, ठीक है ना। तो आउटसाइड किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने रिजल्ट आपको बता रखा है, ठीक है ना। किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मान लो कुछ ऐसा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है प्लस रो, ध्यान दीजिएगा बच्चा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है प्लस रो। अगर इसका रेडियस हमें पता है r, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो बच्चा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, पहले से पता है, मैंने डिराइव कर रखा है पिछले लेक्चर्स में। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्ट है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, जो आपको याद भी रखना है, और वो रिजल्ट है ρ/3ε0 मल्टीप्लाइड बाई r क्यूब, दैट इज द रेडियस का क्यूब, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, जहां r क्या है बच्चा, सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है,
क्या कोई दिक्कत? ये रिजल्ट अगर आपको पता होता तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप बहुत प्यार से बना सकते थे, ठीक है ना। अब देखिएगा हम इस रिजल्ट का यूज करने जा रहे हैं। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि बेटा वेक्टरली अगर बात करें तो रिजल्ट मैंने बताया है कि कैसे अटेम्प्ट लेंगे इस क्वेश्चन को और कैसे बनाएंगे, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। बस डिस्टेंस का थोड़ा है इशू, तो आप देख लेना, डिस्टेंस बहुत प्यार से आप निकाल सकते हो। माने ओरिजिनल स्फीयर के सेंटर से तो डिस्टेंस 2r के बराबर है। अब हम ये देख लेते हैं ना कि जो कैविटी है जिसके अंदर मैंने एक छोटा सा स्फीयर डाला है उसी शेप का, वहां से देख लेते हैं कि पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो कहोगे सर बड़े ही प्यार से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ये डायमीटर r है तो सर इसका रेडियस जो है ये r/2 हो जाएगा, ये रेडियस r/2 हो जाएगा, और ये पूरा 2r था तो डेफिनेटली सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये डिस्टेंस हमारा r हो जाएगा। तो ये r और ये r/2 माने दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो डिस्टेंस होगा हमारा लाइक कैविटी के सेंटर से, या यूं कहेंगे कैविटी के अंदर जो मैंने छोटा सा स्फीयर डाला है उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा r + r/2, दैट इज 3r/2 के इक्वल होगा। क्या कोई दिक्कत? माने कि दोनों स्फीयर के सेंटर से हमें उस पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम है और रिजल्ट हमारे सामने है, इसी का यूज करना है। अब देखना बच्चा, यहां पे वेक्टरली हमने जो है वो रिजल्ट लिखा है, बट जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि दोनों के वजह से, माने इसके वजह से भी अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लाइक रेडियल लाइन में ही होगा। होल के वजह से भी बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियल लाइन में ही होगा। तो चूंकि लाइक छोटा स्फीयर और बड़ा स्फीयर दोनों के वजह से यहाँ डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो बेसिक जो सब्सट्रैक्शन का हम लोग रिजल्ट जानते हैं वेक्टर्स के लिए, ठीक है, माने कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे चाहें तो मैग्नीट्यूड्स को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग दोनों के मैग्नीट्यूड्स को सब्सट्रैक्ट करके रिमेनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। माने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू रिमेनिंग, ऑब्वियस स्ट्रेंथ का हम बात कर रहे हैं, माने रिमेनिंग की वजह से जो स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E ड्यू टू रिमेनिंग, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला भी मैंने बताया है आप लोगों को, और वो रिजल्ट मैंने बताया है रो डिवाइडेड बाई 3ε0 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का क्यूब। तो बेटा रेडियस का क्यूब अगर बात करें तो बड़े वाले स्फीयर के लिए रेडियस का काम कौन कर रहा है? r, तो यहां कर देंगे r3 डिवाइडेड बाई, अगर बात करें डिस्टेंस तो जो रेडियल डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है वो रेडियल डिस्टेंस किसके बराबर है? आप देख सकते हो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 2r के बराबर है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2r का क्या आपका होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? माइनस साइन के साथ। अब आते हैं स्मॉलर स्फीयर के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहोगे सर फिर से आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके भी बाहर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो आराम से हम लोग लिखेंगे लाइक रो अपॉन 3ε0 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का क्यूब। तो यहां पे जो रेडियस इसका होगा वो r/2 हो जाएगा, तो यहां पे बड़े ही प्यार से हम लोग लिख सकते हैं r/2 2 का होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो रेडियल डिस्टेंस यहां से पॉइंट P तक का है वो 3r/2 है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 3r/2 का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बच्चा। रिमेनिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बेटा कि रो बाई 3ε0 तो हमारा कॉमन टर्म है, तो बड़े ही प्यार से इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि रो अपॉन 3ε0 को हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। अंदर में क्या बच गया जरा ये देखिएगा आप लोग, तो अंदर का जो टर्म है वो क्या बचा ये सुनिएगा, r3, तो r3 को हम ना r3 रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर, सॉरी, तो 2r का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4r², माइनस साइन के साथ जब यहां आएंगे तो r/2 का क्यूब, माने ये हो जाएगा r³ अपॉन क्या आपका 8 डिवाइडेड बाई 3r/2 का होल स्क्वायर जो करेंगे तो ये हो जाएगा 9r² डिवाइडेड बाई क्या आपका 4। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना बच्चा। अगर मैं बात करूं
तो ये जो आर स्क्वायर है यहां से एक आर क्यूब खत्म है, ऐसा एक आर बचेगा यहां पे पावर के साथ, यहां पे भी एक बचेगा, बाकी सारा कैंसिल। अब अगर बात करें तो यहां का टर्म जो है ये आपका 1/4 है बच्चों। यहां पे अगर बात करें तो जो 4 आपको दिख रहा है ये 4 जाएगा ऊपर में, और 9 जो है वो अपना एज इट इज अपने पोजीशंस पे रहेगा, और 8 जो है 9 से आके मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। इनफैक्ट एक स्टेप चाहे तो हम लोग बढ़ा के लिख भी सकते हैं, लाइक ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान दीजिएगा बच्चा, एक आर यहां अवेलेबल है, एक आर यहां अवेलेबल है, दोनों में से आप आर जो है वो कॉमन लेकर के बाहर निकाल लो, ठीक है ना। अब क्या बच गया ये देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पे तो बेटा पहला बात तो कि ये यहां पे रह जाएगा आपका 1/4, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ। जब ये 4 ऊपर जाएगा तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 2, और 9 नीचे भी है तो 9 × 2 हो गया कितना आपका 18। क्या कोई दिक्कत? तो 1/4 माइनस 1/18। बड़े ही प्यार से आप यहां से एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लो, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। फटाफट नोट करोगे जल्दी से। नेक्स्ट, चलिए हो गया। ध्यान देना बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक क्वेश्चन हम इसमें और लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखोगे, क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है कुछ ऐसा, दिस सेंटर सी ओ जो मान लो सी, ठीक है ना। हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो, ठीक है बच्चा। मैंने कहा कि इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में मैंने एक नैरो टनल क्रिएट करा है, ठीक है ना, एक नैरो स्मूथ टनल क्रिएट करा है, ठीक है, कुछ ऐसा देखोगे ध्यान से। एक नैरो स्मूथ टनल मैंने क्रिएट करा है कुछ ऐसा, दिस और किया यह है कि जो मैंने टनल क्रिएट करा है इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, मैंने इस टनल के अंदर एक पॉइंट चार्ज, इनफैक्ट नेगेटिव पॉइंट चार्ज को सेंटर के ठीक सामने कहीं यहां पर रख दिया टनल के अंदर, -q। मास कुछ होगा, मास m मान लो आप लोग, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर मैंने एक स्मूथ नैरो टनल क्रिएट करा है, और लाइक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से ठीक सामने, ठीक ऑपोजिट, मैंने एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस करा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या आपका -q। क्या कोई दिक्कत? मान लो कि इसका जो डिस्टेंस है टनल का सेंटर से, इस डिस्टेंस को हम लोग h मान लेते हैं, खुद से मान लिया मैंने h। क्या कोई दिक्कत? अब सवाल सुनना क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि बेटा इस नेगेटिव चार्ज को मैंने टनल के अलोंग, ठीक है ना, टनल के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस करा के रिलीज कराया। मैंने टनल के अलोंग इस नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करा करके स्लाइटली रिलीज कर दिया है। आपको बताना है कि उस नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड कितना होगा। आपको बताना है कि उस नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान से मेरी बात सुनना। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, और इसको मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कराया है टनल के अलोंग, और अभी ये चार्ज -q कहीं यहां पे, ठीक है ना। मैंने कहा कि स्लाइटली डिस्प्लेस कराया है, वर्ड हमने यूज कराया कि स्लाइटली डिस्प्लेस कराया है। स्लाइटली डिस्प्लेस कराने का मतलब कि ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है दिस, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि आपका x। क्या कोई दिक्कत? जो कि बहुत छोटा है, x इज सो स्मॉल। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, कहोगे कि सर पहला बात तो ये बताइए कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीलेट क्यों करेगा। ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड तो हम लोग बाद में निकालेंगे, बट आप ये बताओ कि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीलेट करेगा क्यों। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। मैंने कहा कि जैसे ही मैंने नेगेटिव चार्ज को उसके ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करा के कहीं यहां लाया है, इस पोजीशन पे ध्यान से मेरी बात सुनना, इस पोजीशन पे अगर मैं बात करूं तो ध्यान से
इस नेगेटिव चार्ज में तो तय है, लाइक अकॉर्डिंग टू द फिगर आपको दिख भी रहा होगा कि किसी भी तरह का वर्टिकल मूवमेंट तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। लाइक टनल ने जो है वो चार्ज के वर्टिकल मोशन को तो रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, किसी तरह का अप एंड डाउन मूवमेंट तो हो नहीं सकता है। माने वर्टिकली तो आपको सोचना नहीं है, वर्टिकल जो है आपको किसी तरह का कोई बात नहीं करना है। माने अगर इसमें किसी तरह का मूवमेंट हो सकता है तो वो टनल के अलोंग हो सकता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है, वर्टिकल किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। अब सवाल ये कि इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और क्यों होगा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइक जो हम फोर्स बताएंगे सिर्फ वही लग रहा है, और भी फोर्सेस हैं, उसके खुद का अपना वेट होगा, नॉर्मल फोर्सेस टनल की तरफ से ऑफर होंगे, ठीक है ना। बट हमें उन फोर्सेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है जो रिस्पॉन्सिबल होगा चार्ज को ऑक्सीलेट कराने के लिए, और वो भी अलोंग द क्या आपका टनल। अब देखना, जब हम डिस्प्लेस करा के यहां लाएंगे तो डेफिनेटली इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो टनल के नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है, टनल जो क्रिएट हुआ है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्रिएट हुआ है, और इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो आपका रेडियली अवे होगा, माने कुछ ऐसा दिस, ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस, जहां पर डिस्प्लेस करा के हम लाए हैं। अब क्या है कि इस डिस्टेंस को हम लोग खुद से ना आर मान लेते हैं, ऑब्वियस आर निकाल भी सकते हो, ये एक्स है ये एच है, यहां से आर निकल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहां पे, ध्यान देना। तो इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया रेडियली अवे। अब चूंकि चार्ज जो है वो नेगेटिव है तो ये फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा, खींचेगा उसको, ठीक है ना। क्योंकि बताए हुए हैं कि नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो फील्ड के क्या होता है आपका ऑपोजिट होता है। माने अगर फील्ड आपका इधर है तो डेफिनेटली जो फोर्स लगेगा वो लगेगा टुवर्ड्स द क्या आपका सेंटर, माने फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, मुझे इस फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं वर्टिकल मूवमेंट तो है नहीं चार्ज में, तो उस पर दिमाग लगाना बेकार है, ठीक है ना। तो मुझे फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए जो उस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन के तरफ। कहोगे सर एकदम निकल जाएगा सर, ठीक है ना, एकदम बड़ा ही प्यार से हम लोग निकाल सकते हैं सर, ठीक है ना। लाइक ये फोर्स हमें निकालना है कितना होगा, तो बड़े ही प्यार से सर हम ये निकाल सकते हैं इसका कंपोनेंट, ठीक है ना, इधर लाइक टनल के अलोंग ये कंपोनेंट हमें चाहिए, ठीक है ना। अब देखना ये कंपोनेंट कैसे निकलता है, कुछ नहीं करना है आपने, ये ऑब्वियस है कि यहां पे कुछ एंगल वेंगल बन रहा होगा, इस एंगल को हम खुद से मान लेते हैं अल्फा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो इसको खींचेगा ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, ये होगा एफ कॉस क्या आपका अल्फा। क्या कोई दिक्कत? ये एफ कॉस अल्फा फोर्स का वो कंपोनेंट होगा जो उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन के तरफ खींचेगा। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, आप कहोगे सर ये तो हम राइट साइड डिस्प्लेस कराएं तब ना, अगर इसको हम लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कराते तब क्या होता? तो बाय सिमेट्रिसिटी सेम चीज होता। उस केस में क्या होता, अगर नेगेटिव चार्ज यहां ना कि यहां आता तब भी फोर्स जो है उसको खींचता टुवर्ड्स द सेंटर, इस बार कंपोनेंट जो है राइट साइड शिफ्ट कर जाता। माने चार्ज जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन के अबाउट जहां से डिस्प्लेस कराया गया है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा। बस उसी को ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड आपको बताना है। तो ध्यान रहे, इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में है से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि चार्ज में किसी तरह का कोई वर्टिकल मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। माने रिस्टोरिंग फोर्स के रूप में जो चार्ज को ऑक्सीलेट कराएगा वो फोर्स है एफ कॉस अल्फा। तो बड़ा ही प्यार से हम लोग यहां लिख सकते हैं एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ एफ कॉस अल्फा। माइनस साइन इसलिए मैंने यहां लगाया है बेटा बिकॉज जो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है वो चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। क्या कोई दिक्कत? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ एफ फोर्स इज इक्वल टू जानते हैं हम लोग क्यू ई। तो क्यू तो जो है सो है ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, फॉर्मूला पता है हमको इनसाइड वाला, रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस अल्फा। कहोगे सर कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे? बड़ा ही प्यार से निकल जाएगा, बेस तो बेस के जगह यहां पे हो जाएगा x अपॉन हाइपोटेनियस, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस के रूप में यहां पे क्या है आपका r। ये बड़े ही प्यार से ये r से r क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, माने रिस्टोरिंग फोर्स का जो वैल्यू होगा ये आपका आ जाएगा माइनस क्यू ऑफ रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्या आपका x।
अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स किस फॉर्म में है बच्चों? माइनस के एक्स के फॉर्म में है, माइनस के एक्स के फॉर्म में है। और जब रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स के फॉर्म में होता है तो डेफिनेटली पार्टिकल क्या करता है? सिंपल हार्मोनिकली ऑक्सीलेट करता है। माने ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो टर्म दिख रहा है, इस टर्म को हम लोग बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होगा m ओमेगा स्क्वायर, जिसका वैल्यू होगा m ओमेगा स्क्वायर। चाहे तो यहां से ओमेगा निकाल लें, और जैसे ही ओमेगा निकल जाएगा हम बड़े ही प्यार से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई बाई क्या आपका ओमेगा। क्या कोई दिक्कत? बड़ा ही प्यारा सवाल था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे सवाल तभी बन पाएंगे जब आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट पता। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, मिटाऊं? जल्दी करोगे बेटा? चलो, अब देखना बेटा, अभी क्या है कि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जो है अभी एंटर करेंगे। चलो ठीक है बच्चा, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सारे में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देन इन दैट केस ओनली आप रिजल्ट यूज कर पा रहे थे, चाहे वेक्टर फॉर्म में या फिर नॉर्मली यूज कर पा रहे थे। इनसाइड के लिए आप यूज कर रहे थे रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड के लिए यूज कर पा रहे थे आप रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रेडियस का क्यूब डिवाइडेड बाई रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेटा मैंने कहा कि ये जो भी आप रिजल्ट यूज कर रहे थे, ये तब यूज कर रहे थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट हमने यूज करा, ये तब यूज कर रहे थे जब आपका चार्ज जो है वो स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। बहुत सारे केसेस में बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, आप जेई का पेपर उठा लो, मेंस या एडवांस दोनों का, आप एम्स वाले सेगमेंट में भी जाकर के ऐसे क्वेश्चंस देख पाओगे। ठीक है ना, तो अब तो चूंकि नीट और एम्स एक ही हो गया तो ऐसे क्वेश्चंस अब नीट में भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जब जो चार्ज जो है स्फीयर के अंदर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो बेटा जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, देन इन दैट केस वी कांट यूज दिस रिजल्ट, चाहे वो इनसाइड का हो या आउटसाइड का हो, ये रिजल्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहोगे सर उस केस में क्या करेंगे, क्वेश्चंस छोड़ के चले आएंगे? नहीं ना, क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आना है। उस केस में हम लोग करेंगे ये कि जो मॉडिफाइड फॉर्म है ना गॉस लॉ का, जो मैंने आपको बताया है, वो यूज करेंगे। तो पहले तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू इसको क्लियर करेंगे आपको कि है क्या। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कुछ ऐसा, ध्यान देना, हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है कुछ ऐसा, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, 10 सेंटर सी। हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो दे रखा है। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो आपका दे रखा है, और वो दे रखा है कुछ ऐसा, रो इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन स्मॉल आर और इनटू क्या आपका कैपिटल आर, ये आपका दे रखा है। माने जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रेडियल डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है दिस। पहला सवाल आपके दिमाग में जा रहा होगा कि सर रो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, रो नॉट क्या है सर यहाँ पे? तो बेटा रो नॉट यहाँ पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट है ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन। ठीक है ना। दूसरा सवाल आर, तो सर आर तो दिख रहा है रेडियस यहाँ पे, सर ये स्मॉल आर क्या है? तो बेटा स्मॉल आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का स्फीयर के अंदर, लाइक सेंटर से डिस्टेंस है आर, जिसको हम लोग रेडियल डिस्टेंस कह रहे हैं। दिस इज आर। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से, ये डिस्टेंस आर है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसको हम लोग सी कह रहे हैं। अब देखना, मानी तो तय हो गया कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे रो का वैल्यू भी क्या करेगा आपका, चेंज करेगा। माने रो यहां पे वेरिएबल है, माने चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर के अंदर। क्या कोई दिक्कत?
सवाल है मेरा, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपको बताना है कि इस स्फीयर के अंदर और बाहर, इस स्फीयर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको एज अ फंक्शन ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। क्वेश्चंस नोट करोगे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड both inside and outside, both inside and outside the sphere, both inside and outside the sphere as a function of r। जहां पे r क्या है बेटा, तो r रेडियल डिस्टेंस है, जैसा कि आपको मैंने बताया यहां पे डिस्टेंस r, ठीक है ना। तो ये सवाल है आपके लिए कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही जगहों पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है स्ट्रेंथ बताना है इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर और बाहर कि कितना होगा, ठीक है। डेफिनेटली हम वो रिजल्ट तो नहीं यूज कर सकते हैं, रो इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज कर सकते हैं इनसाइड के लिए, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ऑफ कैपिटल आर क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर वो भी यूज नहीं कर सकते हैं आउटसाइड के लिए। तो कहोगे सर क्या यूज करेंगे, तो देखना क्या यूज करेंगे, मिटा रहे हैं इसको, ध्यान देना, देखना हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, ध्यान देना। देखोगे हमारे पास प्रीवियस लेक्चर से मैंने एक डिराइव करा था रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। मैंने एक रिजल्ट बताया था आप लोग को, इनफैक्ट डिराइव करा था, मॉडिफाइड फॉर्म बताया था आपका गॉस लॉ का, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो रिजल्ट जरा याद करना बेटा, E इंटू ए गॉसियन, E इंटू ए गॉसियन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E इंटू ए गॉसियन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो dV डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E इंटू ए गॉसियन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो dV डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट इसी रिजल्ट का यूज करके हमने स्फीयर जो जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करता था उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इनसाइड और आउटसाइड, इसी रिजल्ट का यूज करके, जिसको मैंने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी कहा था, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो, ठीक है ना बच्चा। अब सुनना बेटा, इसी रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को भी बनाने में, बस अंतर यह है कि इस बार रो बाहर नहीं आएगा, बिकॉज जब हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जब डिराइव करे थे तो रो को हमने बाहर निकाल लिया था, बट इस बार रो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि रो यहां पे क्या है आपका वेरिएबल है जो कि दे रखा है यहां पे। कहोगे सर रो का तो ठीक है सर, डीवी क्या है यहां पे, डीवी क्या है सर, तो डीवी बेटा एलिमेंटल वॉल्यूम है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर एलिमेंटल वॉल्यूम है किसी भी लाइक स्मॉल सेक्शन का। कहोगे सर डीवी निकालेंगे कैसे, ये सुनिए, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इस डीवी की जगह हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने कहा कि जहां भी ये डीवी को रिप्लेस करने की बात हो, तो जब भी डीवी को रिप्लेस करने की बात हो कि हमको डीवी जो है सर किस चीज से रिप्लेस करेंगे, तो बात मेरी दिमाग एकदम ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना, डीवी कैसे रिप्लेस होगा। लाइक ऐसा है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मान लीजिए दिस, ये हमारे पास ना एक स्फेरिकल सेल है, दिस स्फेरिकल सेल, दिस। मैंने कहा कि बेटा स्फेरिकल सेल है और इसके अंदर कुछ नहीं, खाली है दिस। इस सेल का जो रेडियस है वो है r और थिकनेस, छोटा सा थिकनेस जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या आपका dr। क्या कोई दिक्कत? मैंने कहा कि बेटा अगर मैं कहूं कि मुझे चूंकि लाइक इस मटेरियल का इसका ये वॉल्यूम चाहिए कि ये वॉल्यूम कितना होगा, अंदर नहीं, अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, इसमें कितना वॉल्यूम होगा। तो ध्यान रहे बच्चा, मैंने कहा कि वॉल्यूम के लिए हम लोग जानते हैं रिजल्ट
लाइक सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या आपका थिकनेस। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाए तो डेफिनेटली इस वॉल्यूम को कहेंगे dv, दैट इज द स्मॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया। यहां पे सरफेस एरिया का हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा स्फीयर के केस में, सेल के केस में जो सरफेस एरिया है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और इनटू क्या आपका थिकनेस। तो थिकनेस के जगह पे हम लोग यहां पे लिख लेंगे क्या आपका dr, माने 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dr। ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम देगा, एलिमेंटल वॉल्यूम देगा किसका, तो ये सेल का जिसका रेडियस r है और थिकनेस क्या है आपका dr है। तो ध्यान रहे यहां जो dv आपको दिख रहा है ना बेटा, यहां जो dv आपको दिख रहा है बेटा, अगर गॉसियन सरफेस स्फेरिकल फॉर्म में है, अगर गॉसियन सरफेस स्फेरिकल फॉर्म में है तो वहां पे जब भी dv आपको लिखना होगा आप उस dv को बड़े ही प्यार से रिप्लेस कर सकते हो। इस dv के जगह पे आप लिख सकते हो लाइक 4 पाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या आपका dr। लेकिन ध्यान रहे तभी जब आपका स्फेरिकल फॉर्म में, सब जगह यूज मत कर देना, ठीक है ना। जब स्फेरिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस होगा तो dv के जगह 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आपका dr। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे जल्दी से। नेक्स्ट, अब देखना, कहोगे सर ठीक है सर, करेंगे सर, अब क्या इसमें जरा ये बता दीजिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, गौर करना। पहला केस फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर निकालने जा रहे हैं इनसाइड। केस फर्स्ट इनसाइड कहने का मतलब हुआ कि जो रेडियल डिस्टेंस है r लेस देन इक्वल टू किसके है आपका r के, ठीक है ना। जो r है स्मॉल r वो आपका कैपिटल R दैट इज द रेडियस से क्या है आपका इक्वल है या तो उसके बराबर है। क्या कोई दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा कि पहले हम लोग इनसाइड आते हैं फिर हम लोग आउटसाइड जाकर के बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो कहोगे सर इस केस में सर इनसाइड है सर, कैसे हम लोग काम करेंगे सर। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बड़े ही प्यार से हम लोग बनाएंगे इसको। देखना कैसे बनाते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। कह रहे हैं कि बच्चा इसमें है क्या, ये समझोगे आप लोग कि अगर हम यहां पे बात करें इनसाइड के लिए, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं करना है बेटा, लाइक आर डिस्टेंस पे हमें इनसाइड निकालना है। तो पहला बात तो कि जो गॉसियन सरफेस हम यहां पे लेंगे वो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा कुछ इस तरह से, और इस तरह से कंसीडर करेंगे क्योंकि गॉसियन सरफेस के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी बहुत हाई होना चाहिए और स्फीयर के अंदर जो गॉसियन सरफेस हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी हाई होना चाहिए बिकॉज स्ट्रेंथ को पूरे गॉसियन सरफेस पे सेम होना है, साथ ही साथ फील्ड को नॉर्मल होना है। तो वो तभी जस्टिफाई होगा जब गॉसियन सरफेस स्फेरिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से हो बेटा, ठीक है ना। तो मैंने कहा कुछ इस तरह का हम लोग गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं। अब यहां पे अगर मुझे रिजल्ट यूज करना हो तो डायरेक्ट हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब देखना रिजल्ट क्या है, तो E इंटू ए गॉसियन। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, अंदर हमने कंसीडर करा है इसका सरफेस एरिया। कहोगे सर बड़ा ही प्यार से हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो डीवी। तो बेटा रो दे रखा है, रो का वैल्यू दे रखा है रो नॉट अपॉन स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर। डीवी जैसा कि आपको दिख रहा होगा, डीवी आपका हो जाएगा यहां पे स्फेरिकल सिमेट्री के वजह से 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू क्या आपका बी आर। क्या कोई दिक्कत। अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा करते हैं कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को ना पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या कोई दिक्कत। अब देखना, या फिर इट इंप्लाइज दैट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, E को बाहर ही रखते हैं, ये आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के रूप में यहां क्या क्या जरा देख लेना। 4 पाई आर रो नॉट कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो ये 4 पाई, ये आर, ये रो नॉट और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म के रूप में बाहर हो गया। अंदर में क्या बच गया बेटा, तो अंदर का जो टर्म है आर स्क्वायर डी आर अपॉन आर। डेफिनेटली इस आर से ये आर उड़ेगा, यहां बचेगा आर डी आर। क्या कोई दिक्कत। अब सवाल यह है कि सर यहां पे आप इंटीग्रेशन का लिमिट क्या कंसीडर करोगे, तो बड़े ही आराम से लिमिट क्या,
माने इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये इसके अंदर कितना चार्ज है, ये वाला। तो डेफिनेटली जब लिमिट के लिए जाएंगे तो कम से कम जो सेल हमने कंसीडर करा था वो सेंटर पे हो सकता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, और ज्यादा से ज्यादा इस गॉसियन सरफेस के ऊपर आ सकता है। तो 0 से लेकर कहां तक आपका स्मॉल r तक, क्योंकि हमको इनसाइड निकालना था इसलिए मैंने स्मॉल r ही लिमिट के रूप में कंसीडर करा है। क्या कोई दिक्कत? अब यहां पे एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा E मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि यहां पे आप कुछ टर्म कैंसिल आउट भी कर सकते हो छोटा करने के लिए, तो ये 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। माने इट इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा E इंटू आर स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा r रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू r dr। तो यहां पावर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, r dr का इंटीग्रल हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, r पुट करोगे एक बार 0 पुट करोगे एज इट इज रह जाएगा, तो ये आपका रह जाएगा r स्क्वायर अपॉन क्या आपका 2। जैसा आप दिख रहा होगा आपको, ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, माने सिर्फ ये रिजल्ट बच गया बेटा r रो नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि इनसाइड आप कहीं पे भी इनसाइड चले जाओ, फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कांस्टेंट होगा, और कितना होगा r रो नॉट अपॉन क्या आपका 2 एप्सिलॉन नॉट। ये केस फर्स्ट था। लाइक अगर यही स्फीयर के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो फॉर्मूला क्या यूज करते, रो नॉट इंटू स्मॉल आर बाई क्या आपका 3 एप्सिलॉन नॉट, जबकि यहां पे क्या आ गया है रो नॉट इंटू आर अपॉन क्या आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो भी आर यहां पे रेडियस है। इससे ये प्रूफ हुआ कि इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे जो फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो इक्वल स्ट्रेंथ होगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करिएगा, ये पहला पार्ट था हमारा बेटा। इसको चलो, इनसाइड हमारा निकल चुका है रो नॉट आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम आउटसाइड के लिए जा रहे हैं बच्चा, देखोगे ध्यान से। अब हम लोग जा रहे हैं आउटसाइड के लिए। आउटसाइड देखते हैं क्या होगा सिचुएशंस, कैसा सिचुएशन बनेगा आउटसाइड के लिए, तो देखोगे बच्चों। अगेन हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, रो का वेरिएशन दे रखा है रो नॉट अपॉन स्मॉल r इंटू कैपिटल R। इस बार हमें आउटसाइड जाना है, माने सेंटर से r डिस्टेंस पे आउटसाइड किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी जो गॉसियन सरफेस हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो कैसा गॉसियन सरफेस होगा बेटा, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा कुछ इस तरह का। बस इस पॉइंट से पास करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यही निकालना है। सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए, तो देखोगे ध्यान से। ये कुछ ऐसा लाइक दिस आर रेडियस का मैंने एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करा है कुछ ऐसा। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कितना होगा, माने इस बार जो केस है वो है r ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आपका r, माने आउटसाइड का हम बात कर रहे हैं बच्चा, आउटसाइड। आउटसाइड ध्यान देना। तो अगर हम बात करें यहां पे जब r ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए, माने आउटसाइड के लिए, तो देखना सिचुएशन क्या बनेगा। अगेन जो रिजल्ट हमारे पास है E लिख देंगे, A गॉसियन लिख देंगे, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया ये वाला, r रेडियस है स्मॉल r, तो यहां हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिएगा इंटीग्रल ऑफ रो डी भी बड़े ही प्यार से लिखेंगे, रो का वैल्यू जो कि दिया हुआ है रो नॉट अपॉन ये दिया हुआ है स्मॉल r इंटू आपका कैपिटल R, डीवी को रिप्लेस कर देंगे किससे, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr से। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना बच्चा, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लीजिए ताकि इंटीग्रेशंस में आसानी हो आपको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज अच्छा एप्सिलॉन नॉट छूट गया है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहां कर देता है,
तो मैंने कहा कि बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट टर्म्स को, 4 पाई बाहर निकलेगा, रो नॉट बाहर निकलेगा, आर बाहर निकलेगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट यहां कर देते हैं, अंदर में क्या बचेगा, तो इंटीग्रल ऑफ बचेगा, ये आपका एक आर से ये आर भी कैंसिल आउट कर लो, ये हो जाएगा आर डी आर। अब देखना यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, जो आप आउटसाइड जा रहे हो बेटा, तो जो लिमिट यहां पे आप लोगे, लिमिट वो थोड़ा ध्यान देना, लिमिट्स कैसा होगा यहां पे। भले ही गॉसियन सरफेस हमने बाहर से लेकर आए, लेकिन चार्ज जो अवेलेबल है वो इसी स्फीयर, आर रेडियस वाले स्फीयर के अंदर ही है। यहां पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है इसके अंदर है। माने इस गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज होगा जितना चार्ज इस पूरे स्फीयर के अंदर होगा। माने जो लिमिट होगा आर का, वो आपका होगा 0 से लेकर के यहां पे कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इस केस में हमें इसके अंदर वही चार्ज अवेलेबल होगा जो इस स्फीयर के अंदर होगा, कंप्लीट चार्ज। तो 0 से लेके कहां तक, आपका कैपिटल आर तक। आउटसाइड के लिए ध्यान रखना इस चीज को। चाहो तो अब यहां से आप कैंसिल आउट कर लो, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, माने अब आपके पास जो रिजल्ट है ये हो जाएगा E इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा रो नॉट, ये हो जाएगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो आप इंटीग्रेट करोगे बेटा यहां पे पावर फॉर्मूला आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन कैपिटल आर यहां चला आएगा, तो ये आपका कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, आपका 2। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करो, यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली निकालने जा रहे हैं। देखो कितना आएगा सॉल्व करने के बाद। हो गया, चलो, माने आउटसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है, अभी मिटाया जाए। तो देखिएगा आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका वो कितना आया, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए कितना आया, देखेंगे ध्यान से। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका आया, दैट इज आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए आया, बताओ, E इज इक्वल टू आएगा रो नॉट और ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाई आया आपका 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर स्क्वायर जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया, तो रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत दिख रहा होगा बेटा यहां पे कि जो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आर स्क्वायर के क्या होगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि जो इनसाइड जो रिजल्ट आया वो ये आया कि इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के साथ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, जबकि आउटसाइड जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे जल्दी से, बड़ा ही जबरदस्त बात यहां मैं बताने वाला हूं आप लोग को, जल्दी करो। यहां पे कभी कभी ना ग्राफ पूछ देता है, ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, बिठाऊं, चलिए देखेंगे ध्यान से बेटा। इसी में अगर कह दिया जाए एकदम ध्यान से कि ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, ये आपका डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये हमारा था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, रेडियस आर, और रो का जो वेरिएशन था वो था रो नॉट अपॉन स्मॉल आर इंटू क्या, आपका कैपिटल आर, ठीक है ना। इसी के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, 2 हिस्सों में ग्राफ डिवाइड होगा। दिस इज आर इज इक्वल टू आर, दैट इज द सरफेस। मैंने कहा कि बेटा इनसाइड हमने निकाल लिया, इनसाइड कहने का मतलब कि आर इज इक्वल टू आर से कम या तो उसके बराबर, इनसाइड ये हिस्सा, इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है आया है रो नॉट ऑफ आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। जबकि आउटसाइड जब हम लोग गए हैं तो आउटसाइड के लिए जो रिजल्ट हमारे पास है ये सेगमेंट, ये आया है रो नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
और इनटू आया है आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। माने जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आपका देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बिकॉज ये पूरा टर्म तो आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहले हिस्से में ग्राफ ऐसा होगा कांस्टेंट ग्राफ, इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब एक हाइपरबोलिक ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। क्या कोई दिक्कत? माने सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। आप ऐसा कह सकते हो या यूं कह सकते हो कि पूरे स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म ही होगा और सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा, और ये आपका होगा रो नॉट ऑफ आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद जो ग्राफ है वो आपका फॉल करना शुरू करेगा और इंफिनिटी पे जाकर के फील्ड क्या हो जाएगा आपका 0। फटाफट नोट करोगे जल्दी से। नेक्स्ट हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चा। एक बड़ा ही जबरदस्त चीज है जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखोगे ध्यान से बेटा, एकदम दिमाग में इस बात को डाल लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माने दो केस, पहला जो केस है बेटा, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस आपका r है, और इस केस में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लेके चल रहे हैं ना रो, ये रो कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा केस अगेन एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, यहां से r डिस्टेंस पे मैंने दिस सेंटर C, इस वाले केस में जो रो है ना बेटा, रो वो आपका फंक्शन है r का। इसका मतलब रो जो है यहां पे वेरी कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। पहले केस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरे केस में जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहोगे सर क्यों बता रहे हैं ये? तो सुनना रीजन क्यों बता रहे हैं बच्चा। मैंने कहा कि बच्चा ध्यान रहे कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली, जब भी हम लोग आउटसाइड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे आएंगे, स्फीयर के बाहर माने कहीं यहां पॉइंट P, सेंटर से r डिस्टेंस पे आउटसाइड, इस वाले केस में भी आपका सेंटर से, इसको x मान लो, ज्यादा अगर कंफ्यूजन है तो x मान लो, फंक्शन ऑफ x कर देते हैं। मैंने कहा यहां भी सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, तो ध्यान रखना पहले वाले केस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरे वाले केस में चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने कहा दोनों ही केसेस में एकदम दिमाग में रखना, अगर किसी चीज में डिफरेंस होएगा तो वो होगा इनसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है ना। लाइक रो के वेरिएशन की वजह से इनसाइड वाले के लिए अगर बात करें तो डिफरेंट। मैंने कहा कि जब हम आउटसाइड का बात करेंगे तो आउटसाइड वाले केस में दोनों को हम एक पॉइंट चार्ज के ही रूप में ट्रीट करेंगे, पॉइंट चार्ज के ही रूप में ट्रीट करेंगे। हाँ, अब इसका टोटल चार्ज अगर हम लोग को पता हो तो हमारा काम बन जाएगा। कहोगे सर इसका टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे सर? तो चार्ज निकालने के लिए मैंने बता रखा है आप लोगों को, अगर इसमें चार्ज निकालने के लिए कह दिया जाए, कहोगे सर बड़े ही प्यार से Q बराबर यूज कर लेंगे इंटीग्रल ऑफ रो dv, और यहां से हमें चार्ज सर निकल जाएगा, चार्ज टोटल चार्ज इसमें कितना होगा। यहां भी चार्ज बड़े ही प्यार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा इस केस में जो हम आउटसाइड बात करते हैं ना, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए दैट इज r ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, ठीक है। जो भी ये चीज बड़ा ही जबरदस्त चीज मैंने आपको बताया है, ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप तुरंत बना सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। आपको आउटसाइड कभी भी कुछ निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि
वेरिएशन सिर्फ इनसाइड में हो सकता है, ठीक है ना, इनसाइड में कांस्टेंट हो सकता है, पैराबोलिकली वेरिएशन हो सकता है, किसी भी तरह का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन जब हम लोग आउटसाइड बात करेंगे तो आउटसाइड में फील्ड का वेरिएशन हमेशा लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ होगा, आर स्क्वायर के साथ होगा। चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन स्फीयर के बाहर के लिए ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपका आर स्क्वायर। माने कि उस केस में जब हम लोग आउटसाइड जाएंगे तो आउटसाइड किसी भी पॉइंट के लिए हम स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट करेंगे, और पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हम लोग को पता है kq बाई आर स्क्वायर। तो मैंने कहा कि E जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका आर स्क्वायर के। ध्यान रखना, लेकिन ये सिर्फ आउटसाइड के लिए है। इनसाइड का जो रिजल्ट है वो आपका डिफरेंट होगा, तब जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और तब जब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फटाफट नोट करोगे। एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, अभी जल्दी करो, फास्ट बढ़ो आगे। चलिए देखिएगा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। अब देखना, इसी में अगर मैं कह देता कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस ऑफ रेडियस आर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट ऑफ 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। सामने देखोगे, रो का वैल्यू इस बार मैंने क्या दिया बेटा, रो नॉट ऑफ 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन क्या, आपका कैपिटल आर। कहोगे सर रो नॉट क्या है, रो नॉट यहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट है। कहोगे सर आर क्या है, तो आर रेडियल डिस्टेंस है सेंटर से, दिस ये है आर। कहोगे सर कैपिटल आर, तो अब तो दिख ही रहा है कैपिटल आर क्या है, रेडियस है आपका स्फीयर का, और क्या, बस ये दिया हुआ रहेगा बेटा ऐसा। अगेन सेम सवाल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इनसाइड आउटसाइड क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ आर, और ग्राफ प्लॉट करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, अभी नोट कर लेना। पहला सवाल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, find electric field both inside and outside, both inside and outside the sphere as a function ऑफ आर। ये पहला सवाल है बेटा, ठीक है ना, इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एज अ फंक्शन ऑफ आर। दूसरा सवाल, प्लॉट अ ग्राफ अगेंस्ट plot a graph against electric field and distance, in fact radial distance। कोई दिक्कत, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना दूसरा सवाल में, और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना इनसाइड और आउटसाइड कितना होगा। क्या कोई दिक्कत, फटाफट सवाल नोट कर लोगे, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल दो काफी है, हो गया। चल देखोगे ध्यान से बेटा, गौर करना। तो दो सवाल लिया है हमने बेटा यहां पे, ठीक है ना, दो सवाल हमने यहां पे लिया है। पहला नंबर ये कि आपको इनसाइड आउटसाइड बताना है, फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, और दूसरा है ग्राफ प्लॉट करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या आपका डिस्टेंस क्या होगा। तो देखना ध्यान से ऐसे सवालों कैसे बनाते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत अच्छे से बनेगा ये क्वेश्चन, बड़ा ही फेमस सवाल भी है प्यारा होने के साथ साथ। कहोगे सर बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं करना यार। केस फर्स्ट इनसाइड का बात करेंगे, आर लेस देन इक्वल टू आर, माने हम इनसाइड का बात कर रहे हैं, इनसाइड, ठीक है ना बच्चा। इस केस में होगा क्या, रिजल्ट आपके सामने है। ऑब्वियस है, जो गॉसियन सरफेस यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा कुछ इस तरह से।
बड़े ही आराम से लिख सकते हैं E इंटू ए गॉसियन। तो गॉसियन सरफेस हमने यहां पे स्फीयर के फॉर्म में लिया है, आर रेडियस वाला, तो बड़े ही प्यार से यहां लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, दिख रहा होगा रिजल्ट, इंटीग्रल ऑफ रो डी भी। तो इंटीग्रल ऑफ रो दिया हुआ है रो नॉट ऑफ 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू डीवी। तो डीवी हमें पता है बेटा, ये पता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा करते हैं कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को ना ऐसे बाहर कर लेते हैं। अब फिर से सवाल है लिमिट का, ठीक है ना, लिमिट का सवाल है कि सर लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, कि एक ही बार ले लेते हैं लिमिट्स, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये है हमारा गॉसियन सरफेस, ये इसके अंदर हमको चार्ज चाहिए, इसके अंदर कितना चार्ज है। तो मैंने कहा कि कम से कम जो स्फेरिकल सेल हम कंसीडर कर सकते हैं वो सेंटर पे हो सकता है, तो 0, और ज्यादा से ज्यादा इस गॉसियन सरफेस के साथ जो है वो ओवरलैप कर सकता है, माने 0 से लेकर के आप इसको इंटीग्रेट करोगे स्मॉल आर तक। ध्यान रखना 0 से लेकर के स्मॉल आर तक, क्योंकि हमें आर के फंक्शन में निकालना है, तो 0 से लेकर के कहां तक आपका स्मॉल आर। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, मैंने कहा कि बच्चा इस केस में जो हम लोग आएंगे तो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल लीजिए, 4 पाई रो नॉट बाहर हो जाएगा, तो 4 पाई बाहर, रो नॉट बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, अंदर में क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बच्चा, तो 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, माने ये इंटीग्रेशन हमारा परफॉर्म होगा, सॉरी 0 से लेकर के स्मॉल आर तक, क्योंकि आर के फंक्शन में निकालना था, तो 0 से लेकर के स्मॉल आर, ठीक है ना। अब देखना, चाहो तो आप कुछ कांस्टेंट टर्म्स को उड़ा लो, ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया आपका कैंसिल, आर स्क्वायर यहां पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। जल्दी करो फटाफट यहां पे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसमें जो है वो टाइम लगेगा इंटीग्रेट करने में, हालांकि छोटा सा इंटीग्रेशन है बट फिर भी चलो जल्दी करो फटाफट। E इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर इंटू आर स्क्वायर डी आर। डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम लोग और अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, देखिएगा ध्यान से बिटाओ। तो देखिएगा ध्यान से क्या रिजल्ट आने वाला है, E इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं बच्चा, इधर इंटीग्रेशन वाला जो टर्म था यहां पे दिस, अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस आर अपॉन आर था इंटू आर स्क्वायर डी आर, तो ये तो पहला आर स्क्वायर डी आर आके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर डी आर 0 से लेके स्मॉल आर, माइनस साइन के साथ जो दूसरा टर्म होगा वो देखना क्या होगा, माइनस साइन के साथ, ठीक है ना। आर अपॉन आर, आर स्क्वायर डी आर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन आर बाहर, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर क्यूब डी आर। कहां से कहां तक बच्चा, तो 0 से लेकर के आर तक मल्टीप्लाई कर लेना, अलग अलग इंटीग्रेट करोगे यही टर्म आएगा, देख सकते हो कि स्टेप बढ़ा करके, ठीक है बच्चा। अब देखना ये आपका हो जाएगा E इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में देखना आर स्क्वायर का इंटीग्रल ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, तो लिख देता हूं आर क्यूब अपॉन 3, पावर फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने यहां पे, माइनस साइन के साथ, यहां देखना क्या बचेगा, आर क्यूब का इंटीग्रल, तो आर क्यूब का इंटीग्रल आपका होगा आर टू द पावर 4 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आर टू द पावर 4 अपॉन नीचे में हो जाएगा 4 ऑफ कैपिटल आर, ब्रैकेट क्लोज कर लो आराम से, ठीक है ना। अब देखना ये आर स्क्वायर एक एक्स्ट्रा टर्म यहां पे बेटा, ये आर स्क्वायर से आर क्यूब और आर टू द पावर 4 कुछ पावर्स यहां पे कैंसिल होंगे, माने जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फाइनली यहां आने वाला है वो क्या होगा जरा देख लीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर रहेगा ये आर क्यूब से आर स्क्वायर, माने एक पावर यहां बचेगा, ये हो जाएगा आर अपॉन 3 माइनस, फिर ये 2 पावर यहां कैंसिल होगा
और ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन क्या आपका 4r। फटाफट नोट करोगे जल्दी से। ये इनसाइड हमने निकाला है आपका एज अ फंक्शन ऑफ आर। रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन क्या आपका 4r। 10 हो गया। इनसाइड हमने निकाला है रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन क्या आपका 4r। ठीक है, इसी तरह से आप आउटसाइड निकाल लोगे। आउटसाइड के लिए कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बच्चा, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है ना, मेन यही है बस, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, इस पे ही काम करना है हम लोग को। मिटाओ रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4r। चाहो तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाऊं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया बेटा इनसाइड के लिए, देखिएगा ध्यान से कितना आया। इनसाइड के लिए हमारे पास रिजल्ट आया इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर अपॉन 3 माइनस साइन के साथ आया आर स्क्वायर अपॉन 4r। ठीक है, चाहो तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, तो जो ई है यहां पे वो हो जाएगा रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और इनटू आपका स्मॉल आर माइनस साइन के साथ, ये आपका हो जाएगा, या ऐसे भी कर लो प्लस साइन के साथ ब्रैकेट में रखते हैं माइनस रो नॉट अपॉन हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट आर, 4 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, और इनटू यहां पे हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर। ठीक है ना, जैसा कि आपको दिख रहा होगा आर स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। माने रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर प्लस माइनस साइन के साथ रो नॉट अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, 4 एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर स्क्वायर। कहोगे सर ऐसा क्यों किया आप, तो ऐसा इसलिए किया बेटा कि अगर हम चाहें तो इसको ए मान लें और अगर हम चाहें तो इसको बी मान लें। एक्चुअली में ये किस फॉर्म में है जरा देख सकते हो, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर के फॉर्म में है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो एक्चुअली में किस फॉर्म में है, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर के फॉर्म में है, जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है ना, माने क्वाड्रेटिक फंक्शन है इस तरह से। और जैसा कि आप लोग को मैंने बहुत पहले मैथमेटिकल टूल्स में ही बता रखा है कि जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में कोई भी चीजें रहती हैं तो जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है। ठीक है ना, जिसका अपवर्ड होना या डाउनवर्ड होना डिसाइड कौन करता है बेटा, तो डिसाइड करता है आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जो कि यहां पे नेगेटिव है। माने पैराबोला तो होगा, वो भी ओपनिंग क्या होगा आपका, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये पैराबोला में जो कि कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये पैराबोला कहां से पास करेगा, आपका ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है ना, अभी सुनना मेरी बात ध्यान से। अब अगर आपसे कह दिया जाए, ठीक है, कि ए का वैल्यू यहां पे जो है अगर मैं बात करूं तो माइनस रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर है, और बी का वैल्यू जो है वो आपका रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है। ए और बी दोनों आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ए आर स्क्वायर प्लस बी आर के फॉर्म में आ चुका है, और ए और बी दोनों आपको पता है पहले से। ठीक है ना, ग्राफ प्लॉट करनी है, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, देखोगे ध्यान से। ए आप लोग को मालूम है माइनस रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर नेगेटिव है, और बी आपको पता है आपका रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है बेटा आपका। मिटा रहा हूं इसको मैं यहां पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ चुका है इनसाइड के लिए, आर लेस देन इक्वल टू आर के लिए आ चुका है, और ई इज इक्वल टू लाइक ए आर स्क्वायर प्लस बी आर, जहां पे ए का वैल्यू पता है आपको कितना आया है बच्चों, माइनस रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बी का भी वैल्यू पता है आपको कितना है बच्चा,
रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मिटाया जाए। अब देखना ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, ध्यान देना। अगर आपसे कोई कह दे कि फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना, फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ये हो गया R और ये हो गया E, ठीक है ना, एंड दिस इज R इज इक्वल टू 0, दिस इज R इज इक्वल टू R। दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, इनसाइड एंड आउटसाइड। ध्यान देना, मैंने पहले ही बता रखा है कि प्रॉब्लम आउटसाइड के लिए है ही नहीं, क्योंकि आउटसाइड के लिए ऑलवेज मैंने बताया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर स्क्वायर, हाइपरबोला होगा। प्रॉब्लम बस इनसाइड का है। कहोगे सर इनसाइड कैसा ग्राफ होगा, तो यार कुछ नहीं, पैराबोला होगा, ओरिजिन से पास करेगा, वो भी ओपनिंग क्या होगा आपका, डाउनवर्ड होगा, माने ग्राफ कुछ आपका ऐसा, दिस एक पैराबोला होगा, ओपनिंग क्या आपका डाउनवर्ड कुछ इस तरह से, r इज इक्वल टू आर तक। इनसाइड के लिए मैंने बात करा, जो कि डिराइव भी करे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग आउटसाइड वाले हिस्से पे जाएंगे, जो ग्राफ होगा वो आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, माने ये आपका कुछ इस तरह से, बस ठीक है ना। माने पहला हिस्सा जो है वो आपका पैराबोला और दूसरा जो हिस्सा है वो आपका हाइपरबोला, ठीक है ना। अगर इसी में आपसे कोई कह दे कि बताइए कि पूरे स्फीयर के लिए कौन सा ऐसा पोजीशन होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि कहीं यहां पे अगर बात करें तो ये वो पॉइंट होगा दिस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैक्सिमम दिख रहा है, माने इसके लिए dE अपॉन dr दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा आपका, 0। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तभी होगा जब dE अपॉन dr क्या हो आपका, 0। तो इस जगह पे अगर बात करें, ये इसका लोकेशन पूछता है कभी कभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहां पे होगा, तो वहां होगा जहां पे dE अपॉन dr 0 होगा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो E तो आपको पहले से पता है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करके बेटा 0 करेंगे तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, AR स्क्वायर प्लस BR इज इक्वल टू 0। AR स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2AR प्लस BR का डेरिवेटिव हो जाएगा B एंड इज इक्वल टू क्या आपका 0। चाहो तो आप यहां से R का वैल्यू निकाल सकते हो, R इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस B अपॉन 2A। अब कहोगे सर माइनस B अपॉन 2A, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, B पता है, A पता है, वैल्यू पुट कर दो, माने इसका लोकेशन हम पता कर रहे हैं, इस जगह का जहां पे जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम हो। कहोगे सर R का वैल्यू माइनस B अपॉन 2A, तो माइनस साइन के साथ B पता है हमें, रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन A, तो A हमें पता है कितना, लाइक A पता है माइनस साइन के साथ रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो ये माइनस से माइनस उड़ा दो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट उड़ गया। ये अगर मैं बात करूं तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर लो, देख लो सॉल्व करने के बाद ये कितना आता है, ठीक है ना। देखो सॉल्व करके कितना आता है ये रिजल्ट, फटाफट यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो कितना आता है सॉल्व करने के बाद, माइनस B अपॉन 2A था ना भाई, तो B तो तेरा ये हो गया और A 2A भी तो है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो ये इनटू में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसको सॉल्व कर लो, अब देखना क्या होगा, ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, रो नॉट से रो नॉट भी साफ हो जाएगा, 2 2 ये 4 हो गया, 2 चला जाएगा ऊपर, माने सॉल्व करने के बाद R भी है बेटा साथ में, ध्यान देना यहां नीचे में R भी है, 4 एप्सिलॉन नॉट R देख सकते हो, रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R था तो R नीचे रह गया, और यहां पे 2A था बेटा, तो 2 तो मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे A के साथ, तो दिस, ठीक है, माने ये 2 से 2 कैंसिल, यहां बचा 2R जाएगा ऊपर, 3 रहेगा नीचे, माने ये होगा 2R/3। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पे मैक्सिमम होगा, तो 2R/3 पे मैक्सिमम होगा। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर लो, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को। बहुत इस तरह के सवाल आपको जो है दिखेंगे जहां पे चार्ज जो है
वो रेडियली वैरी करता है। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एकदम टेक्निक बता दिया है, बड़े ही प्यार से आप बना सकते हो। अब आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो, सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस जो है अपने ऐप पे हम जो है असाइनमेंट के रूप में डाल देंगे, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग स्फेरिकल सेल के साथ मिलेंगे, डिराइव करेंगे फॉर्मूलाज वगैरह क्या होगा, ठीक है। चलो बच्चों।